मिल्क से कर्ड बनना या ब्रेड बनाने के लिए ख़मीर उठाना, डोसा बनाने के लिए ख़मीर उठाना, ये सारी जो टेक्निक्स हैं जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। लेकिन 20वीं सेंचुरी में हुआ क्या कि हार्बर्ट बॉयर, उन्होंने बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया से 2 ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किए जो डीएनए को किसी ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पर काटता है जहाँ कुछ बेस अनपेयर होते हैं, जिसको स्टिकी एंड्स कहते हैं। ये डिस्कवरी और इसके साथ ही स्टेनले कोहेन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया प्लाज्मिड्स का जो सर्कुलर डीएनए होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरिया के केस में। इसका जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है वो कोडिंग डीएनए से बिल्कुल अलग होता है और बहुत तेज होता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और प्लाज्मिड्स की डिस्कवरी, इन दोनों ने मिल करके बायोलॉजी में एक नए एरा की शुरुआत की। और ये मॉडर्न बायोलॉजी का जो नया ब्रांच ऑफशूट जो तैयार हुआ, दैट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। हाय, आई एम कौशल्या बोस। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मेड इजी 9 to 12। आज बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। टर्म 2 एग्ज़ाम के सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैंने टर्म 2 सीबीएसई सैम्पल पेपर के बायोलॉजी के पोर्शन को मैंने सॉल्व किया है। उसका लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप उसको दोबारा देख सकें। आज बायोटेक्नोलॉजी की रिवीजन हो जाए एकदम सरल शब्दों में, बेसिक पॉइंट्स। मॉडर्न एरा में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी ने जो डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, वो है इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंसेस एंड organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services। तो ये है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के आधार पर हम देखते हैं कि ये जो यूजेस ऑफ मॉलिकुलर एनालॉग्स या सेल पार्ट्स thereof, ये किस तरह से हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। देयर आर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स। दीज आर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, यानी डीएनए का मैनिपुलेशन, टू कट द डीएनए, टू गेट द डिज़ायरेबल पार्ट, आई मीन डिज़ायरेबल जीन, टू जॉइन इट विद द वेक्टर, टू मल्टीप्लाई इट एंड देन टू इंट्रोड्यूस विद इन अ होस्ट। और इधर जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात होती है, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं द स्टेराइल मीडियम इन विच द जेनेटिकली मॉडिफाइड cell or organism can be allowed to grow properly so that we can get the product। जिस प्रोडक्ट के लिए हमने उस जीन की इंजीनियरिंग की, वो प्रोडक्ट कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, प्यूरिफाई करें एंड सप्लाई करें, दैट इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। मेनली 3 टूल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एज पर योर एनसीईआरटी बुक। ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं। इसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर्स एंड एट लास्ट कॉम्पिटिटिव होस्ट। तो शुरू करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। देखो, न्यूक्लियसेस आर द एंजाइम्स विच डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनएस। उसमें जो न्यूक्लियसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है दैट कट्स द डीएनए फ्रॉम 1 टर्मिनल पॉइंट और एक न्यूक्लियोटाइड्स करके वो टर्मिनल पॉइंट से निकालता है। और एंडोन्यूक्लियस जो है दैट कट्स द डीएनए फ्रॉम इनसाइड। तो डीएनए की जो पूरी लंबाई है उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स पर कुछ स्पेसिफिक बेस पेयर्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं जो दोनों तरफ से पढ़ने में सेम होता है। दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक यानी लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, दे विल हैव द सेम स्पेलिंग। जैसे अगर वर्ड की बात करें, इंग्लिश वर्ड की बात करें, तो मलयालम वर्ड को आप दोनों तरफ से पढ़ सकते हो। उसी तरह से जब इस तरह के बेस पेयर्स का सीक्वेंस बोथ साइड सेम हो, तब उसको कहते हैं रिकॉग्निशन साइट, जिस पर कोई ख़ास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, जिसका नाम है ECO EcoR1। ये जो नामकरण है, नामकरण के बारे में जरा बता दूं। जब भी किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम
करण किया जाता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में यूज़ होता है, दैट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनस ऑफ दैट बैक्टीरिया। सेकेंड 2 लेटर्स जो हैं, जैसे CO, इस केस में CO जो है दैट सिग्निफाइज द 2 लेटर्स ऑफ जेनस, स्पीसीज। उसके बाद जो लेटर है दैट इज R, दिस R सिग्निफाइज द नेम ऑफ द, दैट इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द स्ट्रेन। और ये जो रोमन न्यूमरल देख रहे हैं दैट इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच दिस एंजाइम इज डिस्कवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन। तो अगर ये 1 है तो सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ है उस पर्टिकुलर स्ट्रेन में, तो EcoR1। ओके, दिस इज नेम ऑफ 1 एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये DNA के एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रीड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट, एंड दैट इज GAATTC। इसको दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो एक ही आएगा, एंड दैट इज बीइंग कट नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल बट स्लाइटली अवे फ्रॉम दैट। तो ये जो एंजाइम है वो उसको कट करेगा G and A 5' एंड की तरफ से, G और A के बीच में। ओके, जब वो कट करता है तो 2 स्टिकी पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। 2 टुकड़े तो हो ही गए, दोनों का एक स्टिकी पॉइंट तैयार हो गया। तो इस डायग्राम से हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के एक्शन को समझेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 2 DNA शो किए हुए हैं। एक तो रेड कलर का है, ये वेक्टर DNA है, और दूसरा ब्लैक कलर का है जो फॉरेन DNA, जहाँ से हम लोग डिज़ायर्ड जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है EcoR1। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये सेलेक्ट करता है दैट इज़ GAATTC। इस पॉइंट को वो रिकॉग्नाइज करेगा, जहाँ पे ही DNA में ये पॉइंट होगा वहीं से वो कट करेगा। और कट करने का ऐसा है कि 5' एंड की तरफ से वो G and A इन दोनों के बीच कट करेगा। तो इस ओर 5' होगा तो यहाँ पर भी G और A के बीच में वो कट करेगा। तो इंसिजन कुछ यूं निकलेगा, इस तरह से DNA कट होगा। यहाँ पे भी ऐसे ही DNA कट होगा, यूं, इस तरह से। तो DNA कट हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं TTAA और यहाँ AATT, ये अनपेयर्ड बेस पेयर्स हैं, यानी बेस जो है वो अनपेयर्ड हो चुका है। नेचुरली जब हम इन दोनों DNA को मिक्सअप करेंगे, इस DNA को और इस DNA को, जैसे ही हम मिक्सअप करेंगे तो बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से ये यहाँ पे आकर के सेट हो जाएगा। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बेस पेयरिंग हो गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द एंजाइम कॉल्ड लाइगेज, एंजाइम लाइगेज। लाइगेज को ऐड करेंगे तो ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसको जोड़ देगा। एक बात मैं बता दूं कि ये जो ब्रेकिंग है, दिस ब्रेकिंग इज बीइंग डन एट शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA। हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो वीक होते हैं, जैसे ही ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है दोनों पार्ट जो है DNA के अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार होता है। अगला टूल है क्लोनिंग वेक्टर्स। रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड्स, जैसा कि मैंने बताया जो स्टैनले कोहेन ने किया था कि प्लाज्मिड्स जो है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है विद इन द सेम बैक्टीरियल सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोडिंग DNA। तो ये प्लाज्मिड्स को हम लोग वेक्टर के हिसाब से यूज़ करते हैं। उसी तरह से दूसरा है बैक्टीरियोफेजेस, जो होस्ट सेल में इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोडिंग DNA ऑफ होस्ट सेल वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। तो इनका जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसके आधार पर इनको वेक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो वेक्टर सेलेक्ट करने से पहले हमको कुछ देखना पड़ेगा कि वेक्टर्स में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहली बात है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है वो देखना पड़ेगा कि कम से कम हो, प्रेफरेबली वन हो, एक ही पॉइंट से वो रेप्लिकेट करे। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन
जब हम लोग देख रहे हैं प्लाज्मिड्स में जिसमें एक होगा वो सबसे बढ़िया प्लाज्मिड या सबसे बढ़िया बैक्टीरियोफैग वेक्टर साबित होगा। ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कॉपी नंबर को ये कंट्रोल करता है। तो जहाँ कॉपी नंबर कम है दैट्स नॉट फेवरेबल, जहाँ कॉपी नंबर ज़्यादा है, सपोज हंड्रेड्स हैं, मिलियंस हैं, तो दे आर मोर प्रेफरेबल बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द क्लोन्ड डीएनए। तो देखना ये होगा कि ओरिजिन एक हो। दूसरी बात आती है सेलेक्टेबल मार्कर। हम ऐसे वेक्टर्स यूज़ करेंगे जिसमें कोई ना कोई ऐसे जीन हो जो फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक को कोड करते हैं। तो एंटीबायोटिक कोडिंग जीन अगर हम उसके साथ जहाँ पर हमें क्लोन करना है भी अगर हमको मिल जाता है तो दैट बिकम्स सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि जब भी वो जीन हम जहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम समझ पाएंगे कि जीन इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उसका वो रेसिस्टेंट है या नहीं है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। जैसे मान लिया कि एक प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, सॉरी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, तो अब अगर उसको हम वेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, उसमें जब हम कोई जीन डालते हैं और उसको हम होस्ट में डालेंगे तो वो भी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो वो रेसिस्टेंट है, वो इस बात की गवाह है कि यस दैट हैज़ टेकन द फॉरेन डीएनए विच वी डिज़ायर्ड। ओके, तो ये ज़रूरी है कि उसमें कोई सेलेक्टेबल मार्कर हो। थर्ड फीचर में आते हैं क्लोनिंग साइट। हमें ऐसे वेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं जिसमें क्लोनिंग साइट प्रेफरेबली 1 हो। जो रिकॉग्निशन साइट होता है, जो बेस पेयर्स जिसको पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस कहते हैं, वो अगर किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए तो वो 1 होना चाहिए उस पर्टिकुलर वेक्टर में। अगर मोर देन 1 होगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हर रिकॉग्निशन साइट पर जाकर के कट करेगा एंड अल्टीमेटली देयर विल बी मेनी फ्रैगमेंट्स एंड दैट मेनी फ्रैगमेंट्स विल इंक्रीज योर कन्फ्यूजन एंड योर कॉम्प्लिकेशंस। देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल कि वो 1 हो। फोर्थ फीचर्स की बात करते हैं कि वेक्टर्स फॉर ट्रांसफरिंग द जीन इन होस्ट सेल्स विच मे बी प्लांट्स और एनिमल्स, यूकैरियोट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पैथोजेंस डिस्कवर किए गए हैं जो बड़ी खूबी से पीस ऑफ डीएनए को अपने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल लेते हैं एगारोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस, ये डाइकॉट प्लांट सेल्स में अपने पीस ऑफ डीएनए जो कि ट्यूमर इंड्यूस करता है वो इंट्रोड्यूस कर देता है। इससे क्या होता है कि जो प्लांट सेल्स हैं वो ट्यूमर में कन्वर्ट होते हैं एंड ट्यूमर सेल्स आर फैसिलिटेटेड टू प्रोड्यूस केमिकल्स विच आर नीडेड बाय द पैथोजेंस। तो पैथोजन की ये जो आर्ट है कि किस तरह से वो पीस ऑफ डीएनए जो ट्यूमर इंड्यूसिंग पीस ऑफ डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करता है। उसी तरह से एनिमल्स में देखा गया है कि रेट्रोवायरसेस विच इन्फेक्ट द एनिमल सेल्स एंड चेंज इट इनटू कैंसरस। तो कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन को वो जिस तरह से इंट्रोड्यूस करता है, इस आर्ट को हम लोग टूल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल किया गया है। उसमें क्या करते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को उनके जैसे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो है या फिर रेट्रोवायरस का कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसके साथ अटैच करते हैं, जिससे क्या होता है कि उस जीन की अपनी जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, व्हेन दैट जीन बिकम्स इनएक्टिव, बट द टेक्निक टू इंट्रोड्यूस द जीन रिमेन्स अनएफेक्टेड। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन तो अफेक्टेड हो गया, इनएक्टिव हो गया, लेकिन उसके साथ डिज़ायरेबल जीन जो है वो आराम से होस्ट सेल में इन कर जाएगा। तो उसकी जो पैथोजेनिक कंडीशन थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल में एंटर कर गया। तो ये तो हो गया प्लांट सेल के केस में। उसी तरह से रेट्रोवायरस के केस में भी हम कर सकते हैं कि रेट्रोवायरस का जो कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसको डिसआर्म कर दिया जाए। कैसे? बाय ज्वाइनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जीन तो इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन आराम से वो जो डीएनए पीस है वो होस्ट सेल में इन कर जाएगा। तो यहाँ पर पैथोजेंस की इस टेक्निक को हम लोग टूल्स की तरह यूज़ करते हैं बाय डिसआर्मिंग देयर पैथोजेनिक एक्टिविटी। ओके, हियर इज वन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड. Name of the plasmid is PBR322, and here you can see different types of restriction endonuclease which can work like EcoR1, CLAV1, HIND3,
BAM-H1 सेल 1, PBO1, PST1, तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं और वो कहाँ पे वर्क करेंगे, कहाँ पे उसका रिकॉग्निशन साइट होगा, वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं BAM-H1 और सेल 1 का। ये दोनों इस पिंक कलर में वर्क कर रहे हैं। दिस पिंक कलर इज कोडिंग फॉर टेट्रासाइक्लिन antibiotic resistant. Okay, this gene is coding for this antibiotic resistant. उसी तरह से PST1 एंड PB1 ये वर्क कर रहा है यहाँ पे जो है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के लिए। तो ये पोर्शन है। अब अगर हम BAM-H1 इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ BAM-H1 इफ़ वी यूज़ दिस, तो इसका आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि अगर हम इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल करेंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कोडिंग जीन को इफेक्ट करेगा। तो जाहिर है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन जो है ये इनएक्टिवेट हो जाएगा अगर हमने इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया, बिकॉज इट विल कट द टेट्रासाइक्लिन पार्ट। ऑफ कोर्स उस केस में अगर हमने इसको यूज़ किया है तो एम्पिसिलिन तो इंटैक्ट रह जाएगा, तो उस केस में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस तो होगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो नेचुरली जब हम BAM-H का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लाज्मिड जो है जिस फॉरेन DNA को एक्सेप्ट करेगा और उसको जब हम होस्ट में डालेंगे तो दैट होस्ट विल नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इन टेट्रासाइक्लिन प्लेट। यानी अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में अगर हम उसको ग्रो करना चाहेंगे तो दे विल नॉट ग्रो, लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे बिकॉज दे आर स्टिल हैविंग द प्रॉपर्टी टू ग्रो इन एम्पिसिलिन, क्योंकि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस उसमें रहेगा। उसी तरह से अगर हम EcoR1 को यूज़ कर रहे हैं, EcoR1 को यूज़ कर रहे हैं तो ये जिस पॉइंट पर काट रहा है यहाँ कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है, तो हम इससे आराम से इस प्लाज्मिड को कट कर सकते हैं। उस केस में हमारा दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पार्ट जो है वो इंटैक्ट रहेगा। अब इस प्लाज्मिड की जो खासियत देख रहे हैं यहाँ पर वन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन सिंगल है जो प्रेफरेबल है, और इसमें रॉप जो है दैट इज़ फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पस, ये प्लाज्मिड की कॉपीज़ बनाने का प्रॉपर्टी है इसमें। तो अब जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे तो वी हैव टू बी सेलेक्टिव कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। BAM-H हम बिल्कुल ले सकते हैं, उस केस में ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस ये हमारा सेलेक्टेबल मार्कर बन जाएगा, क्योंकि इस प्लाज्मिड के साथ ये पर्टिकुलर एबिलिटी यानी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्वालिटी इस होस्ट सेल में हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो। और हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर साइट शो किया हुआ है, वो इसलिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी रेस्ट्रिक्टेड पार्ट पर ही अप्लाई होता है, वर्क करता है, और उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, जो उसका रिकॉग्निशन साइट होता है। हम लोग बात कर रहे थे टूल्स की, तो इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, उसके बाद वेक्टर के बारे में, और थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट। जब भी हम वेक्टर में अपने डिज़ायरेबल जीन को ऐड कर दिए तो अगला जो प्रोसेस है वो आता है कि किस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलॉन्ग विथ वेक्टर हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करें। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल्स जो है उसमें जो बाहर के मीडियम में, उसके कल्चर मीडियम में जो भी फॉरेन डीएनएज हैं, जो RNA जो हमने बना करके वहाँ छोड़े हुए हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने की क्षमता। तो जैसा कि जानते हो कि DNA आर हाइड्रोफिलिक DNA मॉलिक्यूल्स आर, तो उसको सेल में एंट्री देने के लिए उसके मेम्ब्रेन और उसके वॉल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि बैक्टीरियल सेल्स को हम ट्रीट करें बाईवैलेंट कैटायन से। जैसे कैल्शियम आयंस में अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो उसके सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का जो पोर्स हैं वहाँ से DNA इनकॉर्पोरेट हो सकता है, यानी जो होस्ट सेल है वो कॉम्पिटेंट हो जाता है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल को
अगर हम चाहते हैं कि वो फॉरेन डीएनएस को इनकॉर्पोरेट करें तो उसको ज़रा चिल एंड शॉक, हीट शॉक देना है। पहले उसको आइस में रखें अलॉन्ग विद द फॉरेन डीएनएस, उसके बाद उसको टेम्परेचर अबाउट 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करें एंड देन फिर इमीडिएटली उसको चिल यानी आइस में डालें और फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से इस प्रोसेस को हम रिपीट करें। जब हम रिपीट करेंगे तो उसके जो मेम्ब्रेन है दैट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू रिसीव द आरडीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके अलावा टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन की। तो देयर आर माइक्रो इंजेक्शंस जिसकी वजह से हम सीधे जो फॉरेन डीएनएस हैं, आरडीएनएस हैं, उसको हम न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा खास करके जो प्लांट्स में यूज़ होता है वो होता है बम्बार्डमेंट करके, जिसमें डीएनए कोटेड गोल्ड या टंगस्टन बुलेट्स यूज़ करते हैं, माइक्रो बुलेट्स, इसको बायोलिस्टिक्स कहते हैं। इसके ज़रिए उसके न्यूक्लियस में डीएनए को पहुंचाया जाता है। और अभी अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था पैथोजेंस के बारे में, अगर हम यूकैरियोटिक प्लांट या एनिमल सेल्स में यूज़ करना चाहते हैं तो पैथोजेंस की जो पैथोजेनिक एक्टिविटी है उसको डिज़ार्म करके आराम से उसके ज़रिए उसी को हम वेक्टर के रूप में यूज़ करके फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में डाल सकते हैं। तो दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कॉम्पिटेंट होस्ट। टूल्स के बाद चलते हैं प्रोसेस की तरफ। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस में सबसे पहला है कि जीन को आइडेंटिफाई करना, द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू बी आइडेंटिफाइड। जहाँ से भी वेदर इट इज़ प्लांट और इट इज़ एनिमल और इट इज़ फंगस और इट इज़ बैक्टीरिया, उसको पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना है। आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हमें उस सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है प्यूरिफाइड फॉर्म में। आप जानते हो कि डीएनए इज़ नॉट द ओनली मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द सेल, उसके साथ डीएनए के साथ प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे अगर प्लांट सेल है तो सेल्यूलोज की वॉल होता है, फंजाई है तो उसमें काइटिनस वॉल होता है। तो बाकी जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं अदर देन डीएनए, उसको हमें डाइजेस्ट करना होगा बाय ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइम्स। एनिमल सेल्स हैं तो लाइसोजाइम हम यूज़ करेंगे, और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज यूज़ करेंगे, प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस। तो इस तरह से हम बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, सेल्यूलर कंपोनेंट्स, उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो और उसमें चिल्ड इथेनॉल में जब हम डालेंगे तो जो डीएनए जो एक्सट्रैक्ट हुआ है आफ्टर डाइजेशन ऑफ ऑल अदर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, दैट अपीयर्स एज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट आता है उसको सेपरेट करना। सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करेंगे। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विच कट्स द डीएनए इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट लेवल में उस फ्रैगमेंट्स को हमें अलग करना है। टू सेपरेट द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए वी यूज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इस टेक्निक में हम लोग एक जेल यूज़ करते हैं, दैट इज़ एगारोज, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ये एक सीव का काम करता है। एक प्लेट के ऊपर इस जेल को रखते हैं और वहाँ जो वेल्स बनाते हैं उसके दो पोल होंगे, एक कैथोड दूसरा एनोड। कैथोड की तरफ हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को डाल देंगे और जब इस जेल प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो डीएनए फ्रैगमेंट्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड पॉइंट। स्मॉलर द फ्रैगमेंट ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो ये जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स होंगे एज पर द साइजेस वो अलग हो जाएंगे। तो जितना हम एनोड की तरफ देखेंगे वो उतना ही छोटा फ्रैगमेंट होगा। ओके, हालांकि हम उसको देख नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस वी ट्रीट इट विथ इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड में ट्रीट करके उसको अल्ट्रावायलेट में एक्सपोज करेंगे, तभी ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो ऑरेंज कलर के बैंड्स के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। अब क्या करना है कि उन बैंड्स को कट कर लेना है और एगारोज से उसको अलग कर लेना है डीएनए फ्रैगमेंट्स को। अब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग मिक्स करेंगे वेक्टर के साथ। लेकिन वेक्टर के साथ जब हम मिक्स करेंगे तो वेक्टर में भी हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो निकालना ही है। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल करके उसको कट कर लेंगे वेक्टर को भी, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे तो एज पर बेस पेयर मैकेनिज्म ये जो टुकड़े हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेक्टर के डीएनए के साथ मैच करेगा और फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम डाल करके उसको जोड़ देंगे। ओके, इट विल जॉइन टुगेदर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो डीएनए को शुगर फॉस्फेट
बैकबोन पर काटता है, ओके। और लाइगेज जो है वो शुगर फॉस्फेट में उसको ज्वाइन करता है। तो ज्वाइन हो गया, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। अब बारी आती है जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करने की, द नंबर इंक्रीज करने की। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पीसीआर, पोलीमरेज चेन रिएक्शन, फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन। इसमें करना क्या है कि वो जो जीन अलॉन्ग विद द वेक्टर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है उसको रिपीटेडली रेप्लिकेशन में लाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो टेम्पलेट के तौर पर, यानी जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उसको अलग किए जाएं। अलग करने के लिए हाई टेम्परेचर में ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन हाई टेम्परेचर में काम करने के लिए सारे एंजाइम्स एबल नहीं होते हैं। फॉर दैट वी हैव टू यूज़ एंजाइम विच इज़ हीट टॉलरेटिंग। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से, जो हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है। तो हाई टेम्परेचर जो है वो डीएनए को डीनेचर कर देगा, और इस एंजाइम की मदद से उस पर्टिकुलर मीडियम में जहां हमने न्यूक्लियोटाइड्स भी सप्लाई किया हुआ है, और उसके साथ हमें सप्लाई करना है एक प्राइमर, सिंथेटिक प्राइमर विच इज़ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, जो हम बनाएंगे उस डीएनए सीक्वेंस के आधार पर। तो ये प्राइमर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ थर्मोस्टेबल, इन सब का मिक्सचर को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता जाएगा, डीनेचुरेशन होता जाएगा और रेप्लिकेट करता जाएगा। अबाउट 1 बिलियन कॉपी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस वे। तो ये जो हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। प्रोसेस का अगला स्टेप है इंसर्शन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। इसके बारे में मैंने बात की है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द होस्ट सेल। अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो इसको हम कैल्शियम आयंस में ट्रीट करेंगे, या फिर हीट एंड चिलिंग ट्रीटमेंट देंगे, या फिर कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, जैसा कि हमने बात किया ट्यूमर इंड्यूसिंग पैथोजन की बात, या रेट्रोवायरस में कैंसर प्रोड्यूसिंग जो पैथोजन है उसकी बात की, किस तरह से वो अपने पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन है, माइक्रो बुलेट्स हैं, तो ये सारे टेक्निक्स है जिससे हम लोग होस्ट सेल में डालते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब ये जो हमने होस्ट सेल में एक डिज़ायर जीन डाल दिया, पर्पस क्या था? पर्पस था उस जीन से जो प्रोटीन कोड हो रहा है वो हमें ऑब्टेन करना है, जो हमारे फ़ायदे का है। इट मे बी एंटीबायोटिक, इट मे बी पर्टिकुलर एंजाइम, इट मे बी पर्टिकुलर वैक्सीन, तो जो भी हमें प्रोडक्ट लेना है। तो अब इस होस्ट सेल को हमें अलाउ करना है ग्रोथ के लिए। फॉर दैट वी यूजुअली यूज़ द बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में उस ऑर्गेनिज्म के लिए हमें एक स्टेराइल मीडियम तैयार करना है और सूटेबल एनवायरनमेंट तैयार करना है, जैसे प्रॉपर पीएच लेवल फॉर दैट ग्रोथ ऑफ दैट होस्ट सेल। इसके अलावा प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, और वो जो कल्चर मीडियम है फॉर द ग्रोथ, सो दैट इट कैन बी मेंटेन्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसके लिए कल्चर मीडियम को फ्रॉम वन साइड इट हैज़ टू बी रिमूव टाइम टू टाइम एंड द फ्रेश मीडियम हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा कि उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें कई तरह के बायोरिएक्टर्स हैं। उसमें स्टीयरिंग मीडियम होता है, स्टायरिंग, जिसमें उसका ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कंटिन्यूसली बनाए रखा जाता है। इससे क्या होगा कि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्ट का। तो उस प्रोडक्ट को निकालने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको प्यूरिफाई करना है, फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल करनी होगी, क्वालिटी चेक करनी होगी, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने होंगे सो दैट इट कैन बी प्रोटेक्टेड, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सप्लाई इट इन जनरल मार्केट। तो लार्ज स्केल मार्केटिंग के लिए हमें उस सेल्स को लार्ज स्केल बायोरिएक्टर्स में रखना पड़ता है, विच मे हैव द कैपेसिटी ऑफ 100 to 1000 ml। इस तरह से वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है। तो आज बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं। उससे कई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार हुआ है, विच इज़ वेरी इजी टू ग्रो एंड बेनिफिशियल फॉर अस। इसके अलावा वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स तैयार हो रहे हैं जो हमें किसी और प्रोसेसेस के लिए ज़रूरत है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ बून, लेकिन
इसके साथ ही मैं एक बात और बताऊं कि कभी कभी बायोटेक्नोलॉजी खतरनाक भी साबित होता है अगर कहीं रॉन्ग जीन ऐड हो गया। व्हाट यू नो अबाउट कोरोना वायरस दीज डेज, इसको बायो वेपन्स भी कहा जाता है। अगर कोई गलत जीन यानी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह के जीन अगर ऐड हो गए तो वो हमारे नेचर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा, आज जैसे ये हो रहा है। तो एनीवे, इसके एडवांटेजेस को देखते हुए हमारे साइंटिस्ट को और आगे आना है और नई नई चीज़ें इस फील्ड में देखनी है। ऐसे सारे जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जो क्योर नहीं हो पाते हैं, तो उस जीन को भी करेक्शन हम कर सकते हैं, उस डिफेक्टिव जीन को कट करके एक करेक्ट जीन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे एक डायबिटीज़ की जो बात है, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हो जाती है डायबिटीज़, पैंक्रियास के सेल्स में वो जीन डिफेक्टिव हो जाता है जो इंसुलिन जीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इंसुलिन जीन को अगर हम किसी बैक्टीरिया में ऐड करते हैं और बैक्टीरिया से इंसुलिन, एक तरह से हम इंसुलिन की फैक्ट्री तैयार कर लेते हैं और वहाँ से इंसुलिन के इंजेक्शंस सप्लाई हो सकती हैं, होती हैं, ये हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए है, जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर आपको लगता है कि आप इस चैप्टर को समझे हो और इस तरह से आप और भी दूसरे चैप्टर समझना चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपको आगे क्या चाहिए मुझसे। अकॉर्डिंगली मैं वीडियोज़ बना करके अपलोड करूँगी। टिल देन, सी यू।